धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण को जो धन्यवाद के लिए जो प्रस्ताव माननीय भुवनेश्वर काली जी ने प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ, उसका समर्थन मैं करता हूं। मान्यवर, कोरोना महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि ये वर्ष ऐसा रहा, पूरे विश्व में महामारी का दौर रहा, उससे निपटने के लिए जिस तरह राज्यों का सहयोग लेकर और देश की जनता को विश्वास में लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए, विश्व भर में उसकी सराहना हो रही है। विश्व के न्यूनतम मृत्यु दर पर भारत में यहाँ 136 करोड़ लोगों की जान की चिंता की, वहीं विश्व के अन्य देशों को भी यहाँ से दवाएं भेजने का काम किया। यहाँ की मृत्यु दर प्रति लाख पर 112 रही। 48 घंटे के अंदर 2,76,000 लाख करोड़ का विशेष पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जारी किया, जिससे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति राशन देने का काम किया गया, जो 8 माह तक चला। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक चेन, स्पेशल श्रमिक रेल चलाने का काम किया गया और उनके लिए भी 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन देने का काम किया गया। 14 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। मान्यवर, 6 राज्यों में श्रमिकों को जो वापस लौटे थे, गरीब कल्याण अभियान चलाकर 50 करोड़ मानदेय के बराबर रोजगार पैदा किया गया। महोदय, यही नहीं, हमारे वर्तमान सरकार ने लगभग 3 करोड़ विधवा और दिव्यांगों को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी और 4 करोड़ महिला और वृद्धों को जनधन खाते में 500 रुपये प्रति माह डाले। मई माह में जो विशेष आत्मनिर्भर भारत के नाम पे पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का, उसको बढ़ाकर 27.6 लाख करोड़ कर दिया गया, जिसके द्वारा रेडी पटरी वालों को भी 5,000 करोड़ का पैकेज रहा और 10-10 हज़ार रुपये देकर के उनको रुपये 1 साल किस्तों में वापस करने के लिए कहा। इसकी अतिरिक्त एमएसएमई की सहायता के लिए भी 3 लाख करोड़ सस्ते ब्याज की दरों पर 100% सरकारी गारंटी पर दिए। मान्यवर, विदेशों में फंसे 50 लाख भारतीयों को वंदे भारत अभियान के तहत भारत लाने का काम सरकार ने किया और 1 लाख जो भारत में विदेशों के थे उनको विदेशों में भेजने का काम किया, जिसकी तमाम विदेशों से तारीफ हो रही है। इसकी पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कार्य की प्रशंसा हो रही है। मान्यवर, कोरोना वायरस से मुक्ति अभियान में भी विश्व में अग्रणी रोल भारत अदा कर रहा है। 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो कि भारत में निर्मित हैं, उनका टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। जिस तरह दवाएं करीब 150 देशों में भेजी, उसी तरह इन वैक्सीन को भी करीब 100 देशों में भेजने की और भी योजनाएं अपने यहाँ की चिंता करते हुए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, इसलिए यहाँ अपने 135 करोड़ लोगों की चिंता की जा रही है। वहीं विश्व के 600 करोड़ लोगों को भी हम जान बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमारी सरकार, वर्तमान सरकार तत्पर है। ये गर्व की बात है। भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में देश को यहाँ यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने प्रशंसा की है, WHO ने प्रशंसा की है और सभी जगह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा हो रही है। यही नहीं, यहाँ की गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसकी सराहना की है कार्यों की। कोरोना के आने से पूर्व पीपीई किट, टेस्टिंग लैब, इन सब का भारी अभाव था, लेकिन इसके बाद करीब 2,400 टेस्टिंग लैब हैं और 12 लाख टेस्ट प्रतिदिन आज हो रहे हैं। और यही नहीं, पीपीई किट, मास्क हम और देशों को भी भेजने का काम कर रहे हैं। करीब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिला है, जिससे उन गरीबों के 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है, 30,000 करोड़ की बचत हुई है। इसी तरह 7,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लाखों मरीजों को सस्ती दवा, जो 100 रुपए की दवा वो 20 रुपए की मिलती है, इस तरह देने का काम किया गया है और ये हमारे 3,000 करोड़ की बचत हुई है। इससे जो गरीब लोगों की बचत है, मध्यम वर्गीय लोगों की बचत है, 7,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से दिया गया है। 2014 से साहब ये हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो बढ़कर 562 हो गए हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है
और चिकित्सा के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा के लिए सीटें 50,000 की वृद्धि करने का काम भी किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों की आय 22 तक दोगुनी करेंगे। और यही नहीं, हम विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने इस मन को समझा है कि किसान समृद्ध होगा तभी ये राष्ट्र समृद्ध होगा। और इसके लिए उन्होंने, और इसकी ये जानकारी के लिए, इस कोरोना के टाइम में भी जब सभी सेक्टर्स में आर्थिक विकास दर की वृद्धि निम्न स्तर पर आ रही थी, तब भी कृषि की आर्थिक विकास दर उच्चतम स्तर पर थी। ये इसका प्रमाण है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं सर कि यहां पर मान्यवर कृषि के क्षेत्र के विकास दर की वृद्धि उच्चतम स्तर पर रही। किसान जो इस, जब पुराना भी यदि हम इतिहास देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भारत ही सबसे समृद्धशाली राष्ट्र था जब यहाँ के 80% लोग खेती करते थे। करीब करीब 1750 तक भी ये स्थिति रही, 25% योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का था। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तब तो ये कभी भी घट करके विश्व की, उस समय जब देश आजाद हुआ था तब करीब 75% लोग खेती में थे और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 51.8% था, कभी 52% था। लेकिन जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे बनी तो 14% के करीब था और कभी भी 18% से ऊपर नहीं गया था आज़ादी के बाद। तो ये कारण क्या हुआ कि किसानों की हालत खराब क्यों हुई, किसान क्यों पैसा छोड़ के जाने लगे। 5 से 12 तक 3 करोड़ 70 लाख किसानों ने खेती क्यों छोड़ी? क्योंकि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। किसानों की 50% से जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, भंडारण की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। 25% अनाज करीब सड़के चला जाता था। यहाँ जितना अनाज ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, जितना इंग्लैंड वाले खाते हैं, इतना हमारे यहाँ भंडारण के अभाव में सड़के चला जाता था। इसकी चिंता की कि हर खेत तक पानी पहुंचे, इसकी चिंता। अब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि किसानों की आय भी बढ़ानी है और विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा रोजगार भी कृषि है। आज भी 45% रोजगार कृषि से मिलता है। इसको बढ़ा के 70% तक किया जा सकता है, क्योंकि 2/3 जनता कहीं ना कहीं किसान से जुड़ी हुई है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यहां आज करीब करीब 86% लघु और सीमांत किसान हैं और इनके पास बहुत कम जमीन है। 23% ऐसे हैं जिनके पास 150 भी घर से भी कम जमीन है। और विश्व में भी यदि हम देखते हैं कि विश्व में भारत का हिस्सेदारी इस खेती और जमीन की 18% है और पानी हमारे पास, आबादी हमारी 18% है, भूमि हमारे पास 2.4% है, पानी हमारे पास 4.2% है। कम भूमि और इस कम पानी में कैसे हम $5 ट्रिलियन पर इसको पहुंचाएंगे? चुनौती भरा काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में उनकी नेतृत्व में सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे बिल्कुल संभव है कि कृषि की आय भी बढ़ेगी और ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी होगी। क्योंकि जो लघु और सीमांत किसान हैं, कम जमीन में कैसे ज्यादा अब तक आमदनी हो, अभी तक कृषि उत्पादन पर जोर दिया जा रहा था। अब सरकार का कृषि उत्पादन के साथ जहां प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, वहीं एग्री बिजनेस भी बढ़े, इससे प्रोसेसिंग हो, इससे मार्केटिंग हो। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। लघु और सीमांत किसानों के लिए सरकार ने पीछे 6 वर्ष में काफी कदम उठाए हैं। नीम कोटेड यूरिया 100% किया है, इससे 6% लागत घटी है और 10% तक पैदावार बढ़ी है। इसी के साथ कृषि सिंचाई योजना दी है। कृषि सिंचाई योजना में भी जहां 99 परियोजनाएं पेंडिंग थी, उनमें अधिकांश को पूरा करने का काम किया है। वहीं कृषि सिंचाई क्षेत्र में बजट बढ़ाने के साथ 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड
नाबार्ड में स्थापित करने का काम किया है। मान्यवर फसल बीमा योजना 1.5-2% पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। किसान सम्मान निधि में 1,13,000 करोड़ अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। 6,000 सालाना ये दिया जा रहा है। मान्यवर ई नाम से 1,000 मंडियों को जोड़ने का काम किया है। आगे भी 1,000 और मंडियों को जोड़ने की ये योजना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस जो मैंने अभी कहा 15 से 22% तक होते हैं। एक सर्वे के अनुसार 92,000 करोड़ रुपए सालाना इसमें किसानों का खराब हो रहा है। जो यदि इसको बचाया जा सकता, मीट आउट किया जा सकता, 92,000 करोड़ का फायदा किसानों को होगा। तो इसकी चिंता करने का काम, ताकि भंडारण की चिंता हो। मान्यवर ये कृषि अनुसंधान सर्वे के अनुसार यहां कृषि उत्पाद यदि कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलता है तो किसान की हिस्सेदारी उसमें 23 रुपए है। 100 में से 77 रुपए बिचौलियों के हाथ में जाता है। और मान्यवर मैं कोरोना के टाइम में व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं देहात से चला, एक खेत के पास गाड़ी में लौकी भरी थी, 10 रुपए की 3 किलो दी। गाजियाबाद एक्सटेंशन पे आकर पूछा 25 रुपए किलो। दिल्ली गोल मार्केट से मंगाई तो 30 रुपए किलो। तो वहां 3 रुपए किलो किसान दे रहा है और कंज्यूमर को 30 रुपए में मिल रही है, 27 रुपए बिचौलिए खा रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि इस तरह यदि इन बिचौलियों को समाप्त करने के लिए इन कानूनों के द्वारा बिचौलियों को समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है, जो नए कानून आए हैं, मैं मान्यवर इसके साथ ही वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन हमारे देश में करीब 7% है, जबकि ब्राजील है, यूएस है, फिलीपींस है, बहुत देश है जहां 70% से अधिक वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन के द्वारा किसानों की खेती बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन करना इन नए कानूनों के द्वारा संभव है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 23% किसान ऐसे हैं जिनके पास तो 150 गज से भी कम जमीन है। 86% लघु सीमांत किसान हैं। ये किस तरह से एक किसान कम जमीन में ज्यादा इनकम करे, उसके लिए जरूरी है कि उसमें वैल्यू एडिशन हो। और वैल्यू एडिशन के लिए ये कानून बहुत सहायक हैं। क्यों? एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं सर। बुलंदशहर का एक किसान हल्दी पैदा करता है, उसको 8 रुपए 10 रुपए किलो कच्ची हल्दी जाती थी। जाके देख सकते हैं, मैं देखा है। उसने उस कच्ची हल्दी को सुखाकर पाउडर बनाया। 5 किलो कच्ची हल्दी का 1 किलो पाउडर बना और 1 किलो पाउडर को उन्होंने पैकिंग किया, ब्रांडिंग किया और ब्रांडिंग करने के बाद वो बाजार में 300 रुपए किलो गई। 6 गुना वृद्धि। अब वो और किसानों से कह रहा है हल्दी पैदा करो, उनकी जमीन ले रहा है और जो 10 नहीं 15 रुपए किलो मैं लूंगा। 15 रुपए किलो लेके भी 75 रुपए में 1 किलो हल्दी बनती है कच्ची और उसके 300 रुपए बन जाते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन के बिना, क्योंकि अब तक जो प्रोडक्शन पर जोर था, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है। प्रॉफिट कैसे बढ़े, लाभकारी कैसे हो, तो ये आवश्यक है। दूसरा सर मैं एक और बताना चाहता हूं कि ये हमारे कोविड के समय फूलों की खेती वालों को बड़ा नुकसान हो रहा था। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा था और मिलकर भी कहा, आग्रह किया था। एक किसान मुझसे मिला, मैं जिस क्षेत्र से एमएलए रहा था वहां फूलों की अच्छी खेती होती है, गेंदे के फूलों की। उसने मुझसे कहा मुझे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मैं कहा क्यों? क्योंकि मैंने गेंदे के फूल से इत्र भी निकाला है और तेल भी निकाला है, क्योंकि प्रोसेसिंग किया है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। मान्यवर, तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, वैल्यू एडिशन है, डाइवर्सिफिकेशन भी, जैसे बीज है, कम जमीन में नर्सरी तैयार की जा सकती है, बीज तैयार किया जा सकता है। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अभी भी इन्होंने एक बनारस के किसान चंद्रशेखर को, जिसको मैंने देखा है वो सीड पैदा करता है, उसको पद्मश्री दिया है। बुलंदशहर के किसानों को जो हल्दी करता है उसको पद्मश्री मिला है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। तो ये वहां पर वो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं लगता, जमीन की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी में एक आम्रपाली आम का पौधा 100 रुपए का जाता है।
तो तैयार किए जा सकते हैं, नर्सरी तैयार की जा सकती है, पपीते की जा सकती है, आम की जा सकती है, अन्य उनकी भी की जा सकती है। और इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, सर्पगंधा है, गिलोय है, सारे के सारे इस कोविड के पीरियड में जितनी मांग बढ़ी है उसके लिए भी बढ़ावा देने के लिए अलग से 4,000 करोड़ अभी इस आत्मनिर्भर भारत में दिया गया है। पेरिसेबल उत्पाद हैं, टमाटर है, आलू है, आंवला है। आंवला 10 रुपए किलो कभी कभी मिलता है, टमाटर को कभी कभी किसान गिर देते हैं। इन कानूनों के आने के बाद जब प्रोसेसिंग होगा, भंडारण की व्यवस्था होगी, इसकी बचत होगी। मान्यवर, आलू चिप्स का प्लांट हमारे परीक्षित ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने लगाया 8 साल पहले। जब 3 रुपए किलो आलू बाजार में था तो जिन किसानों को आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो विरोध करे, मैं उनको बताना चाहता हूं, मोहकमपुर में जाके देख ले, जिन किसानों को जब 3 रुपए किलो आलू था, जिनसे उन्होंने मौखिक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बीज बिजाई कराई थी आलू की, उनको 28 रुपए किलो उस समय दे रहा था। अब उसने 30 रुपए किलो का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो किस तरह से किसानों को उसने बचाने का प्रोसेसिंग के, क्योंकि हम आलू बेचते हैं बहुत सस्ता जाता है, आंवला दे तो खेत पर 10 रुपए किलो आएगा, कैंडी बना दो तो 250 रुपए किलो आएगी। तो ये प्रोसेसिंग की और साथ साथ मार्केटिंग की और ब्रांडिंग की, मधुमक्खी पालन, जो मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन, मधुमक्खी पालन के लिए भी सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया है। 4,000 का एक डिब्बा आता है, एक डिब्बा रखो तो वो 1 साल में अपनी कीमत वापस दे देता है। कोई जमीन नहीं गिरती, डॉले पर रखा जाता है, वो तो बेड पर रखा जाता है। और विशेष बात यह है, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जहां ये रखा जाता है उन खेतों में 11% तक जो सर्वे हुआ है पैदावार बढ़ जाती है। इसके साथ पशुपालन में भी अभी जब आत्मनिर्भर भारत के लिए था 15,000 करोड़ का विशेष एक पैकेज देने का काम किया है। एक गाय 1 एकड़ के बराबर पैदा दे सकती है। गांव में दूध 23 रुपए किलो मिल रहा है, शहर में आने के बाद वही 60 रुपए किलो है। तो क्या प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते? वहां नहीं हो सकती? इन कानूनों के द्वारा अब ये सब काम छोटी जोत वाले किसान हैं। मैंने बताया कि 86% लघु सीमांत किसान है, 23% तो ऐसे हैं जिन पर 150 की जमीन है, वो एक गाय रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके लिए, लेकिन ये एक समूह बना के काम करते हैं, जिसके लिए सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का काम किया है। और ये उससे, क्योंकि वहां सारा नाबार्ड उनको ट्रेनिंग देगा, उनको अनुदान दिया जाएगा, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, पैकिंग की जाएगी, भंडारण की वही व्यवस्था होगी, प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी, और एपीडा के द्वारा उनकी मदद करके एक्सपोर्ट करने तक की व्यवस्था होगी। तो इससे 1 से 2 गुने नहीं 6 गुनी कीमत किसान को मिल सकती है इन कानूनों के आने के बाद। मान्यवर, मैं मत्स्य पालन की बात करूं। मत्स्य पालन में 20,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज दिया है माननीय सरकार ने, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वहां एक करनाल के किसान को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 1 एकड़ में 5 लाख रुपए सालाना वो कमाता है। मालूम किया उससे तो 3 लाख तो मछली पालन से और 2 लाख रुपए उसका सीड नर्सरी तैयार करके वो लेता है। तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सरकार इसको बढ़ाने का काम कर रही है। मान्यवर, कुछ लोग उठाना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भाई ये राज्यों का विषय है, इसमें कानून कैसे बना दिए। मान्यवर, इसमें स्पष्ट है, जो संविधान का आर्टिकल 246 का 7वें शेड्यूल के 14वें आइटम पर ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार, चाहे प्राइस कंट्रोल हो, व्यवसाय हो, कृषि ऋण हो, भुगतान हो, ऋण की माफी हो, और बाजार का बेचना हो, संरक्षण हो, ये सारे समवर्ती सूची में है। केंद्र को पूरा अधिकार है, इसलिए कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं मान्यवर एक बात कहना चाहता हूं कि यहां कानून को बनाने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि लोगों में चर्चा नहीं हुई। इस 15-20 साल में, 2 दशक में 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है, और 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनने के बाद एक कमेटी 2010 में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उसकी भी रिपोर्ट है। उसके अलावा जो और कमेटी हैं उनको मैं डिटेल नहीं लेकिन नाम बताना चाहता हूं। 2001 में शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट है। फिर दूसरी कमेटी
मोन्टेक सिंह अहलवालिया की अध्यक्षता में बनी वो रिपोर्ट है, तीसरी RCA जैन की अध्यक्षता में बनी वो रिपोर्ट है, और चौथी हमारे ये डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं, इनकी जो अध्यक्षता में बनी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, इनकी रिपोर्ट है। और वह कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। 2006 तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, 14 तक तो लागू नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार ने आने के बाद किसानों को लागत का 1.5 गुना दिया है, वो भी मैं बता दूंगा MSP कैसे बढ़ी है और कितनी खरीद हो रही है, उनके टाइप कितनी थी। तो मैं कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन की सारी रिपोर्ट नहीं पढ़ता, मैं एक रिपोर्ट जरा सी पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की है। सरकार की प्राथमिक कृषि वस्तुओं पर बाजार शुल्क की पूरी तरह से समाप्त करना, विभिन्न सेवाओं जैसे वसूल करने की जरूरत है। यह कहा गया है कि निजी मंडियों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों सहित निजी कंपनियों को अनुमति देना किसानों को एक विकल्प उपलब्ध कराने के और उच्चतम रिटर्न देने के लिए एक बड़ा कदम होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम को निलंबित रखा जा सकता है और आपातकाल की स्थिति में केवल सरकारी अधिसूचना द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये रिपोर्ट उनकी है, ये भी उनकी रिपोर्ट है। तो सारा और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुए हैं, उनको विश्वास में लिया गया है, तब यह कानून बनाए गए हैं मान्यवर। और ये 18-19 की जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि किसानों को वैकल्पिक मंच देना चाहिए मंडियों के अलावा। तो ये सारी सबकी जानकारी के बाद, सबसे बात करने के बाद ये कानून पास किए गए हैं। और साथ ही मैं 2-3 बात और रखना चाहूँगा इसी कानूनों के बारे में। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि इन कानूनों पर जमीन चली जाएगी, इन कानूनों से मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, MSP नहीं रहेगी। मैं ये सब इस तरह का, अब MSP नहीं रहेगी। अब मैं बताना चाहता हूँ, UPA के टाइम में 13-14 में गेहूं की खरीद हुई थी 3,384 करोड़ की, जो किसानों को मिला था। NDA ने 19-20 में दिया 6,280 करोड़ और 20-21 में 7,560 करोड़। ये कह रहे हैं MSP खत्म हो जाएगी, हम ज्यादा दे रहे हैं। धान पर भी उनके टाइम में 13-14 में 63,928 करोड़ रुपए की धान खरीद हुई थी और वर्तमान टाइम में 19-20 में 1,41,930 करोड़ की धान खरीद हुई है और 20-21 जो अब चल रहा है 1,72,752 की खरीद हो चुकी है इतने करोड़ की। यह है दलहन में उनके टाइम में 236 करोड़ की खरीद हुई थी। NDA के टाइम में 19-20 में 8,285 करोड़ की खरीद हुई है और अब तक 10,385 करोड़ की इस वर्ष में हो चुकी है। तो ये कैसे कह रहे हैं MSP खत्म हो जाएगी? ये सब गुमराह करने का जो प्रयास चल रहा है, क्योंकि कुछ हताशा में हैं। जहां भी चुनाव होते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हो बड़े उससे जीत रही है, तो इसलिए हताशा में भरे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। मान्यवर, अब 30,000 करोड़ की मैं कहा कि यहां 12 लाख हमारे लघु सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया उसका मैंने बताया। अभी मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में जो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए दिया है, उसके अलावा जो डेयरिंग के लिए भी 15,000 करोड़ दिया है, मत्स्य के लिए 20,000 करोड़ दिया है। 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गोडाउन्स के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज जो करीब 192,000 करोड़ का है, यानी 25% तक है, 15 से 22% तक उसको मीट आउट करने के लिए किया जा सकता है। तो ये दिया है 1 लाख करोड़ का एक विशेष किसानों के लिए। मान्यवर, जब ये इन कानूनों के द्वारा आप जो FPO बने हैं,
किसान अपने छोटा किसान है, मंडी ले जाता है, एक दिन खराब होता है, किराया लगता है, वहाँ टैक्स लगता है और उसको पता नहीं वहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा। मैं तो खुद बेचा है, मैं गुड़ ले जाता था, अगले दिन को भेज देते कल बिकेगा ये कह देते, तो उसकी नुकसान होता है। तो उसको यदि उसके द्वार पे विकल्प मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? यदि उसको वहाँ भंडारण की व्यवस्था है, प्रोसेसिंग की व्यवस्था है, मार्केटिंग की व्यवस्था है और किसान यदि अपना एफपीओ बनाकर मैदानी क्षेत्र में 300 और पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसान काम करेंगे तो उनको पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है, सारी सुविधाएं होंगी। अब किसानों के बच्चे इन कानूनों के बाद जॉब सीकर नहीं, जो 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियों के लिए फिरते थे, जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब प्रोड्यूसर बनेंगे, वो जॉब देने वाले होंगे, अपना कस्टम हायर सेंटर खोल सकते हैं। क्योंकि एक किसान छोटा किसान है, ट्रैक्टर लेगा तो उसकी तो काम नहीं चल सकता, अब वो औरों का जुताई कर सकता है। एफपीओ के द्वारा वो सब सुविधाएं इनको मिल सकती हैं और सरकार वो सारी मदद उनकी करेगी, इसके लिए तैयार है। मान्यवर, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ करीब आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए अब तक 100 से ज़्यादा वातानुकूलित किसान रेलें चलाई गई हैं, जिनमें 38,000 टन से ज़्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों को भेजी जा रही है। दिक्कत ये थी, इन कानून के आने से पहले हमारा बागपत का किसान सोनीपत धान बेचने नहीं जा सकता था। अब जहां चाहे जब चाहे इन कानूनों के बाद जैसे चाहे जिसे चाहे बेच सकता है। लाठी पड़ते थे, ट्रैक्टर सीज हो जाते थे, एफआईआर होती थी, वहां का दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता था। तो ये वातानुकूलित रेलों के द्वारा दूसरी जगह पे भेजा गया है। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए भी 20 लाख सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। 6 वर्षों में सरकार की नीतियों के कारण एथेनॉल का उत्पादन, एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैं गन्ना बैठ चाहता हूँ। एथेनॉल का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि एथेनॉल जो सरकार ने निश्चय किया है 22 तक 10% और 30 तक 20% पेट्रोल में मिलेगा। अभी इस साल 8.5% तक का लक्ष्य है। कभी 38 करोड़ लीटर प्रति वर्ष एथेनॉल बनता था 13-14 में। आज इस साल 320 करोड़ लीटर तक बनने की आशा है। पिछले साल 190 करोड़ लीटर बना था और अगले साल 22 तक 400 करोड़ लीटर बन जाएगा। ये इस एथेनॉल से सरकार, अभी सरकार ने मक्का है या एफसीआई है जहां अनाज करता है, उसके लिए भी ये पराली जलाई जाती है, इससे एथेनॉल निकाला जा सकता है, जड़ों से निकाला जा सकता है, गन्ने के रस से निकाला जा सकता है, जिस कारण से जो चीनी विश्व के स्तर पर बहुत नीचे भाव है उसको प्रधानमंत्री जी ने निश्चित करके कि इससे नीचे घरेलू बाजार में नहीं बिकेगी। पहले 3100 रुपये किया था, अब 3300 किया। किसानों को बचाने का काम किया है, किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। एथेनॉल का मतलब किसान की इनकम बढ़ना और पर्यावरण की सुरक्षा होना और देश की जो मुद्दा बाहर जाती है, क्योंकि बाहर से पेट्रोल तेल कम मंगाया जाएगा, उसकी बचत होना, ये सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है। एथेनॉल जो 38 से बढ़ के और 2022 तक 400 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो जाएगा। आदर्श गांव के निर्माण एक उत्तम उदाहरण है। 2014 से गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश का कोई गरीब बिना घर के ना हो। उस घर में क्या हो, पक्का घर हो, उसमें शौचालय हो, उसमें गैस का कनेक्शन हो, उसमें बिजली का कनेक्शन हो और कोई भी गरीब देश का बीमारी से पैसे के अभाव में ना मर जाए, इसलिए सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना इसलिए चल रही है। इसी को ध्यान में रखकर सा पिछले 14 से करीब 2000 ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए 2 करोड़ घर हैं। 22 तक हर गरीब की छत होगी और 10 करोड़ शौचालय का निर्माण अब तक हो चुका है। और पानी की जल जीवन मिशन के लिए 3 करोड़ परिवारों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ये कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। किसानों के लिए 6,42,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है और 25,000 किलोमीटर राज्यों को सड़कों को भी अपग्रेड करने की योजना है। ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चल रहा है। मानव कुटीर उद्योग
जो खत्म हो गए थे। कभी गांव में सब उद्योग होते थे, वैसे 50-60 साल की क्या नीतियां रहीं कि कुटीर उद्योग खत्म हुए, उसके लिए भूमिका को बढ़ाने के लिए, एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के अलावा 20,000 करोड़ का विशेष योजना फंड टू फंड जैसे प्रयासों से इनको बचाने का काम किया जा रहा है। जो जैम पोर्टल से दूर दराज वाले क्षेत्रों के एमएसएमई के सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ साथ अधिक भागीदारी मिल जाएगी। महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका, मुद्रा योजना के तहत 25 करोड़ से ज्यादा ऋण महिलाओं को दिया जा चुका है, जिनमें 70% महिलाएं हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में अब तक 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता बनाकर बैंकों के माध्यम से इनको 6 वर्षों में 3,40,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। मान्यवर महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1 रुपए का सुविधा सैनिटरी नैपकिन, 1 रुपए का सुविधा नैपकिन चलाया गया है। गर्भवती महिलाओं को मुफ्त चेकअप की सुविधा है। मातृ मृत्यु दर 14 में 130 से अब घटकर 113 पे आ गई है और प्रति लाख में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी पहली बार घटकर 36 से घटकर 9 तक आ गई है, जो वैश्विक स्तर पर 39 है। सरकार 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग बनवासी के हैं इनके दे रही है। और इसी प्रकार जनजातीय युवाओं के लिए एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार को किया जा रहा है। 500 से ज्यादा स्कूल इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। मान्यवर यही नहीं, वर्तमान सरकार ने ग्रुप सी और डी के इंटरव्यू समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के लिए सीधा उनको जो लाभ पहुंचाया है। हम मालूम है, हम उन क्षेत्रों से आते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू में गड़बड़ होती थी। अच्छा लड़का को निकाल दिया जाता था और पक्षपात होता था। अब सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करने का निर्णय किया है, इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। मानव विकास की दौड़ में पीछे रहे 112 आकांक्षी जिलों में वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य को लागू कर रहा है। आदिवासी आजीविका प्रमुख साधन यानी वन उपज में मार्केटिंग, वन उपज आधारित छोटे उद्योगों की स्थापना और ऐसी कोशिशों से 6,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जनजातीय परिवारों तक पहुंची है। सरकार द्वारा 46 वन उपजों पर एमएसपी 90% तक बढ़ाई है। मान्यवर जनधन खातों के और आधार मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को जो फायदा पहुंचाया है, इससे 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाया। 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने। सरकार ने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर आपराधिक बना दिया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड बनाए हैं। आजकल वोकल फॉर लोकल में जन आंदोलन का रूप ले लिया है। भारत वन में सामान के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ ही गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ है। इस दिशा में काम तेजी से हो रहा है। कोरोना की इस काल की मुश्किल में भारत दुनिया में निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है और अप्रैल से अगस्त 20 के बीच 36 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। 36 अरब डॉलर का। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने के लिए सरकार ने 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है। भारतमाला परियोजना, इस पर 3.5 लाख करोड़ की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हो रहा है। 38,000 करोड़ का हो चुका है, शेष पर काम जारी है। 18 नई जो कॉरिडोर्स का निर्माण चल रहा है। मान्यवर ऐतिहासिक फैसले भी कुछ हुए हैं, जैसे बोडो समझौता हुआ है। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में इसके बाद भारी सफलता भी मिली है। इनकी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है उसका। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भागीदारी करके ये दिखा दिया है कि कश्मीर के लोग नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर परिवार को वहाँ के आप जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता था, कई प्रदेश और भी हैं जहाँ नहीं मिलता। किसान सम्मान निधि का भी कई जगह लाभ नहीं मिलता, जो 1,13,000 करोड़ किसानों को गई है। कई प्रदेशों में मैंने देखा है, वहाँ 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ हर परिवार को जम्मू कश्मीर में मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अभी 48,000 करोड़ रुपए के 83 तेजस विमान खरीदने का रखा है और रक्षा सामान के निर्यात के क्षेत्र में भी तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। पर्यावरण के मामले में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पेरिस समझौते को लागू करने में भारत को दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल कर लिया है। 150 अधिक देशों की
जरूरी दवाओं की पूर्ति की है। इस 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया है भारत ने, और ब्रिक्स के अध्यक्ष पद का भी भारत को सम्मान मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस के पराक्रम के दिवस के रूप में मनाया गया है 125वीं जयंती इस वर्ष मनाने बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। एक बात कहकर अपनी बात को मान्यवर मैं खत्म करना चाहूंगा कि हमारे साथी हैं, जरा सा मैं बता दूं, जो कृषि के बारे में कहते हैं 9 से 14 तक कृषि क्षेत्र में यूपीए के टाइम में 1,21,082 करोड़ कृषि पर रखा गया था बजट, और 9-10 में तो केवल 12,000 करोड़ था। लेकिन एनडीए के टाइम में 19-20 में 1,51,518 करोड़ रखा, जिसमें से 1,34,000 से अधिक खर्च हुआ। एक वर्ष में उनके 5 वर्ष से अधिक का बजट कृषि पर दिया गया है। एक वर्ष में 5 वर्ष से अधिक किया गया है। मुद्रा परीक्षण के लिए उनके टाइम में 43 लैब थी और अब 9,243 लैब काम कर रही हैं। एनडीआरएफ के लिए उनके जितने टाइम में 12,516 करोड़ दिया, उतने टाइम में इस सरकार ने 32,208 करोड़ दिया है। यही नहीं, कृषि यंत्रीकरण के लिए भी उनके जितने टाइम में 151 करोड़ दिया था, वर्तमान सरकार ने 1,553 करोड़ दिया। रेल लाइन के निर्माण में 3 वर्षों में यूपीए के टाइम में जो 11,000 लाइन सड़कों का 11,000 रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, उतने ही टाइम में वर्तमान सरकार ने 2,100 किलोमीटर का निर्माण किया। और दोहरीकरण भी उनके टाइम में 1,300 किलोमीटर का हुआ था, उतने ही टाइम में 3,400 किलोमीटर का दोहरीकरण कर दिया गया। राष्ट्रीय मार्ग निर्माण जितने टाइम में 15,000 किलोमीटर हुआ था, उतने टाइम में वर्तमान सरकार ने 34,000 किलोमीटर कर दिया। ग्रामीण की सड़कें भी उनके टाइम में 80,000 किलोमीटर जितने समय में बनी थी, उतने ही समय में 1,20,000 किलोमीटर बना दी। हर क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। उसके बाद भी किसानों को जितना बड़ा लाभ इन कानूनों से होने जा रहा है, जो वर्तमान में 3 कानून आए हैं, वो अब तक 50-60 वर्ष में किसान की जो स्थिति मजदूर से नीचे चली गई, वो पैसा छोड़कर भाग रहा था, आज वो इन कानूनों के आने के बाद नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन जाएगा। उनके बच्चे पैसा छोड़ के नहीं जाएंगे, वो वही एफपीओ बना करके काम करेंगे। सारी सुविधाएं सरकार उनको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका समर्थन करता हूं।